नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। भारत के दामाद ऋषि सुनक को गर्मजोशी से लगाए गले पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ऐसे किया स्वागत। कैप्टन विक्रम बत्रा के खौफ से कांपते थे पाकिस्तानी, कुछ ऐसी है उनके शौर्य की कहानी। गरीबों के खातों में जब अचानक पहुंचे 2-2 लाख रुपए, फिर जो हुआ वो देखने लायक था। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, आईईडी डिफ्यूज, लश्कर तैयबर के आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड पर मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आगे कैसा रहेगा हाल? अब समाचार विस्तार से। इससे पहले ब्रिटिश पीएम शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम में G20 में आए सभी राष्ट्र अध्यक्षों मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्रिटेन के पीएम और ऋषि सुनक का पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया और उसके बाद उन्हें गले लगाया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ समय तक बातचीत हुई। इससे पहले ब्रिटेन पीएम शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। मंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि चौबे ने सुनक को सूचित किया कि वह बक्सर से सांसद है, जो कि धार्मिक महत्व का एक प्राचीन शहर है और माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ली थी। बयान में कहा गया कि मंत्री ने सुनक को रुद्राक्ष, भगवद गीता और हनुमान चालीसा उपहार में दिया। गौरतलब है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री सुनक ने अक्सर अपनी हिंदू जोड़े का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें इस पर गर्व है। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। इस वजह से सुनक को भारतीय दामाद भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की अपनी उड़ान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रिटिश पीएम ने भारत का दामाद कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये स्पष्ट रूप से विशेष है। मैंने कहीं देखा है कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार से कहा गया होगा। इतिहास के पन्नों की बात करें तो 9 सितंबर यानी कि आज कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती है। 1974 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। वो हरफन मौला थे। एक उत्साही छात्र के तौर पर वो खेल कूद के अलावा स्कूल के हर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे। आज भारत के एक महान नायक अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बर्थ एनिवर्सरी है। 23 साल पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी 4865 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए। भारत माता के अमर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा से आप ये सीख सकते हैं कि जब आपका सामना जीवन की चुनौतियों से हो तो उन चुनौतियों की चोटियों पर जीत हासिल करके आप भी उनकी तरह गर्व से कह सकते हैं कि दिल मांगे मोर। वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तो उस वक्त विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर हिमाचल प्रदेश के पालनपुर यानी कि अपने घर गए थे। युद्ध शुरू होने की सूचना मिलने पर कैप्टन बत्रा से उनके एक मित्र ने कहा कि अब उन्हें भी जाना होगा, इसलिए वो अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगा में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं।
कारगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कश्मीर में तैनात 13 जम्मू कश्मीर राइफल में तैनात थे। घर से ड्यूटी पर लौटने के बाद 18 दिन बाद उनकी यूनिट को 19 जून 1999 को ये आदेश मिला था कि कारगिल की चोटी 5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाना है। ये कारगिल युद्ध में उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी। कारगिल की चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अचूक रणनीति और वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट ने पॉइंट 5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी एक भी जवानों की जान नहीं गई। पॉइंट 5140 की जीत ने भारतीय सेना में ऐसा जोश भर दिया कि फिर कारगिल के एक के बाद एक चोटियों पर तिरंगा फहराने लगा। पहली बड़ी जीत के बाद विक्रम बत्रा ने जो शब्द कहे थे वो उस वक्त ही नहीं आज भी गूंजते हैं, और ये शब्द है कि दिल मांगे मोड़। विक्रम बत्रा के ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गया। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी पॉइंट 4865 को खाली करवाने की तैयारी हुई। इसके लिए फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को बुलाया गया। ये लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और पॉइंट 4865 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी, जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना, ऊपर बैठे दुश्मनों को मार गिराना बहुत ही कठिन था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने ये ठान लिया था कि इस चोटी पर भी तिरंगा फहरा कर लौटना है। कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह के नाम से भी जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने ये कहा था कि शेरशाह ऊपर मत आना वरना तुम वापस नहीं जाओगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन जाएगा और कैसे जाएगा। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की भयानक गोलीबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन तक पहुंच गए और अपने साथी कैप्टन अनुज नैयर को और दूसरे वीर जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट नष्ट कर दिए। इसी भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके इस सर्वोच्च बलिदान और इस पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरोड़ पारंत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके शहीद साथी कैप्टन अनुज नैयर को वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरोड़ पारंत महावीर चक्र दिया गया। कारगिल की जिस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम संस्कार पर उनकी मां ने एक बात कही थी कि भगवान ने शायद इसलिए उन्हें जुड़वा बेटे दिए थे कि अगर एक चला जाए तो दूसरे को देखकर वो हमेशा याद आए। ओडिशा के एक जिले में हजारों लोगों के बैंक खातों में जब 50,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए जमा होने के मैसेज आए तो सभी भौचक्के रह गए। ये रकम किसने और क्यों डाली, ये पता करने के बजाय लोग निकालने के लिए एटीएम पहुंचने लगे। पैसे की जरूरत भला किसको नहीं होती। नौकरी पेशा हो या कारोबारी, हर किसी की चाहत होती है कि खाते में हमेशा अच्छी खासी रकम जमा रहे, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। ऐसी सच्ची बातों के बीच अगर आपके खाते में अचानक लाखों रुपए आ जाएं तो भला आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर है कुछ लोग एटीएम की ओर भागेंगे और जितनी लिमिट होगी उसे निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर एक जागरूक नागरिक होने के नाते कुछ लोग सीधे कस्टमर केयर को फोन लगाकर पूछेंगे कि भैया इतनी बड़ी रकम मेरे खाते में कहां से आ गई है। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओडिशा के एक शहर में जब एक ही बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों के खाते में अचानक पैसे जमा होने के संदेश आने लगे तो लोगों ने सीधे बैंक का रुख किया और पैसे निकालने में जुट गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया ओडिशा के केंद्रपाड़ा स्थित ऑल ब्लॉक में बने ओडिशा ग्राम्य बैंक में, जहां सुबह सुबह बैंक खोलने से पहले खाता धारकों की भीड़ लग गई थी जो अपने खाते से पैसा निकालने आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के खाते में 30,000 तो किसी के खाते में 2 लाख रुपए तक जमा कराए गए थे। नोटबंदी के दौरान लगी कतार जैसे नजारा देखकर ओडिशा ग्राम्य बैंक के मैनेजर के भी होश उड़ गए।
इस खबर के बारे में जब बैंक के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने 300 खातों की जांच की। जिन लोगों के खाते में पैसे आए हैं वो 30,000 से लेकर 2 लाख तक है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये पैसा किसने और क्यों खातों में जमा कराया है। ये बैंक भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में बेहद पॉपुलर है। बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी करीब 505 शाखाएं हैं और 155 एटीएम हैं, जहां करीब 2300 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहीं 55 लाख से अधिक खाता धारकों की जमा पूंजी उनके पास सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसियों के आपसी सहयोग से आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए आईईडी ब्लास्ट की साजिश नाकाम कर दी है। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवादियों पर शिकंजा कस दिया गया है। इस दौरान लश्कर ए तैयबा के 3 करीबियों समेत 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में एक साथ 4 सफल आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम दिया है। पुलिस का दावा किया गया है कि शुक्रवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित पाखरपोरा इलाके में सेना के साथ एक हाइब्रिड आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी अभियान के मुताबिक दबोचे गए आतंकवादियों की पहचान कारापोरा चारर ए शरीफ निवासी तनवीर अहमद भट्ट के रूप में की गई है, जो एक सक्रिय हाइब्रिड आतंकवादी है। वहीं उसके सहयोगी की पहचान कारापोरा चारर ए शरीफ की निवासी यावर मकबूल गनई के रूप में की गई है। वहीं श्रीनगर जिले में एक और हाइब्रिड आतंकवादी को हथगोले के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने आज लाल चौक इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। एक अन्य ऑपरेशन में पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर ए तैयबा संगठन के 2 आतंकवादियों को और उसके सहयोगी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने कहा कि विशिष्ट खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलवामा पुलिस द्वारा गुडूरा पुलवामा के सेब के बागोना में गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सूझबूझ से आतंकियों को और उनके साथियों को पकड़ा गया है। उनकी पहचान सुहेल निवासी महरादापोरा, उत्तरपोरा, पुचाल और शाहिद गुल निवासी वागम पुलवामा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला कि दोनों आरोपी व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक सक्रिय आतंकवादी अकीब शेर गोजरी के आतंकवादी सहयोगी हैं और पुलवामा में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी अकीब शेर गोजरी के साथ साजिश में है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के लदे खान इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आईईडी बम बरामद किए। बीडीएस को बुलाया गया और बिना किसी नुकसान के आईईडी को नष्ट कर दिया गया। इससे पहले इलाके की घेराबंदी करते हुए यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया था। इस वीकेंड पर मौसम कुछ बदला सा नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम में आए बदलाव की वजह से उत्तर भारत में कई हिस्सों में एक बार फिर बादल घिर गए हैं। शुक्रवार रात दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में हुई बारिश में मौसम सुहाना हो गया है। तापमान से आई इस गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने वीकेंड समेत अगले कुछ दिनों के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इन बादलों की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी और लोगों को उमस भरी तपिश से राहत मिलेगी। कई इलाकों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज और कल दोनों दिन बारिश होने की संभावना है। सोमवार के बाद मौसम फिर शुष्क हो सकता है, जिससे लोगों को तेज गर्मी सताएगी। यूपी के मौसम की बात करें तो अगले 2 दिन तक तेज गर्म के साथ बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इन राज्य में कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बदलाव की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, स्वास्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, माऊ, बलिया, अमेठी, अजमेरगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, महोबा, हमीरपुर, बांद्रा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं।
कई जगहों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसा मौसम सोमवार तक बना रहेगा। प्राइवेट मौसम वेबसाइट स्काईमेट वेदर के अनुसार आज रायलसीमा और दिल्ली एनसीआर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भीतर स्तर की बारिश हो सकती है। आज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, पूर्वी गुजरात और तमिलनाडु में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।